जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग मानसिक अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपने जब फरवरी में यूपीपी का पेपर दिया था तो उसमें आपने देखा था कि पुलिस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। जैसे आप किसी क्षेत्र में कह सकते हो अधिकारी हैं और आपको कोई सिचुएशन दी जाती थी, उनसे संबंधित जो पुलिस विभाग से प्रश्न बनते हैं वो आए थे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि सिचुएशन दी जाती हैं तो उसमें बहुत ही आपको आनंद भी आएगा। साथ में है कि आपका पड़ोसी ऊंची आवाज़ पर संगीत चलाता है जिससे आपको परेशानी होती है। आपने समस्या को उसके ध्यान में लाया है लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। आपको क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए, या शोर से छुटकारा पाने के लिए अपने घर के सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद करना चाहिए, या आप जो है ऊंची आवाज़ पर संगीत चलाना चाहिए ताकि उसको महसूस हो सके कि यह कितना परेशान करने वाला हो सकता है। या लास्ट ऑप्शन है, इस पड़ोसी के व्यवहार की प्रकृति के बारे में अन्य पड़ोसियों से शिकायत करनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर शोर हो रहा है तो वो अन्य पड़ोसी से अपनी शिकायत करती है कि देखो उनके यहाँ इतनी तेज़ गाना बजता है। तो ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो ऑप्शन डी तो पहले गलत हो गया। और बताया गया कि आप भी जो है गाना तेज़ बजाएं, इससे पता चले कि कितनी तेज़ गाना बज रहा है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। और बताया गया कि शोर से बचने के लिए खिड़की या दरवाज़ा बंद कर लें, तो ऐसा भी कब तक आप करेंगे? तो इसलिए सबसे अच्छा जो आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से लॉजिक होता है तो उसको समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध है। आपके ऑप्शन हैं, दोषियों को 30 दिनों के अंदर जांच खत्म करके सज़ा दिलाने से। अगला है, दोषियों को 15 दिनों के अंदर जांच खत्म करके सज़ा दिलाने से, या दोषियों की संपत्ति को जब्त करके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से, या महिला अपराधों में पुलिस की विवेचना में तेज़ी से। कौन सा पूछा गया है? ऑपरेशन कन्विक्शन। तो जो ये ऑपरेशन कन्विक्शन है ये किससे संबंधित है? तो दोषियों को 30 दिनों के अंदर जांच खत्म करके सज़ा दिलाने से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो ये केस होते हैं ये पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो जितने जल्दी दोषी जो हैं उनको जल्द से जल्द उनकी जांच करके उनको ख़त्म करके जल्द से जल्द उनको सज़ा सुनाया जाए। और कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। यही है ऑपरेशन कन्विक्शन। अगला प्रश्न संख्या 3 है, आपने एक विशेष अभियान में एक कुख्यात आतंकी को गिरफ्तार किया है। आप उससे पूछताछ में कैसा व्यवहार करेंगे? देखो, ऐसे प्रश्न अगर करने हो दोस्तों तो खुद को जो है एक कह सकते हो शांत रखना है और साथ ही साथ इस नज़रिए से देखना है कि शांति बनी रहे और सौहार्दपूर्ण से आपसे जो है वो कार्य पूरा हो जाए। इस तरीके से सोचेंगे तो उसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपसे टकराएगा कि हाँ भैया हम ही हैं। तो देखते हैं। पहला है, उस पर 3rd डिग्री का प्रयोग करेंगे ताकि वह अपने नेटवर्क का अन्य सूचनाओं को बता दें। अगला है, उसके प्रति सामान्य व्यवहार करेंगे, उससे अच्छे से पेश आएंगे, या उससे मित्रवत बातचीत करेंगे। बताइए, जो आप कुख्यात आतंकी को जो है गिरफ्तार कर लिया है, आप उसके साथ क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात है, आप उससे अच्छे से पेश आएंगे, ये आपको करना है, ना कि जो है उससे मित्रवत बातचीत करेंगे। आपके मौसी लड़का थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपने शॉपिंग मॉल में एक खोया हुआ पर्स पाया, आप क्या करेंगे? जेब में रख लेंगे? ऐसा नहीं करना है। देखते हैं ऑप्शन। पर्स को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देंगे, पर्स को वहीं छोड़ देंगे, पर्स को मॉल के सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे, पर्स को पास के दुकानदार के पास छोड़ देंगे। तो कहो हम घर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है।
तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मॉल वगैरह है तो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी रहते हैं, आप उनको जो है आप वो पर्स सौंप दीजिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, हमको लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और शांति नष्ट होने का युक्त संदेह है। साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं मौजूद है। आपको क्या करना चाहिए, देखते हैं आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है समय रहते अपना ट्रांसफ़र अन्यत्र जगह करा लेना चाहिए। ऐसा करेंगे आप? तो हमको लगता है आप ऐसा नहीं करेंगे, तो पहला ऑप्शन सीधे काट दीजिए। अगला देखते हैं। आपको वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर केवल उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे, तो ये भी काट देते हैं। अगला देखते हैं। निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी करे। हाँ, ये कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं अगला भी क्या है। केवल अपने क्षेत्र में पुलिस बल पर ही भरोसा करना चाहिए और उन सबको साथ लेकर क्षेत्र में मार्च करना चाहिए। तो ऐसा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अपने ही पे भरोसा करें, पता चला आपके पास थोड़े पुलिस बल है और आप वहाँ पहुँच गए, अटैक हो जाता है। तो आप ये भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को आवेदन देंगे कि आप जो है थोड़े और अधिक जो है पुलिस बल उपलब्ध कराएं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कोई भी कार्यपालक, मजिस्ट्रेट अथवा थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता है। अगला है भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने का समावेश जारी कर सकता है, या भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो बताइए, जो है विधि के विरुद्ध अगर जमाव है तो तितर बितर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये सभी कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7। आपको एसपी वाली फील आ रही है कि नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं। आपको एक पुलिस अधिकारी के तौर पर दंगों को प्रभावित क्षेत्र में शांति प्रक्रिया स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखते हैं ऑप्शन। उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करके सामुदायिक शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। यह तनाव कम करने के लिए कर्फ्यू लगा देना चाहिए। यह समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों और बुजुर्गों के साथ मिलकर संवाद स्थापित करना चाहिए। या अंत में है स्थिति की गंभीरता को देखते हुए न्यायपालिका के अधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए। बताइए, अगर आपको जो है दंगा प्रभावित क्षेत्र में भेज दिया जाता है और शांति स्थापित करनी है तो आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, आप जो है वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे व्यक्तियों और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझाइए कि दंगा ना करें। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है PQRS व A नामक 5 व्यक्ति हैं। एक की उम्र 18 वर्ष से कम है। ए अन्य 4 व्यक्तियों के साथ डाका डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक तरीके से समझ लिए कि ए जो है अभी नाबालिग है। आगे देखते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर जांच में पता चलता है कि ए किशोर अभियुक्त है। इस स्थिति में ए संदर्भ में निम्नलिखित में से विकल्पों में उपयुक्त चयन का कह सकते हो विकल्प का चयन कीजिए। बताइए। क्योंकि ए सह अपराधी के रूप में लिप्त है, इसलिए उसका मामला अन्य चारों के अभियुक्तों के साथ चलेगा। ए का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चलाया जाएगा, या सभी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चलाया जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो, ए तो है नाबालिग, लेकिन और भी जो PQRS जो आपके दिए हैं ये तो नाबालिग नहीं है। तो जो ए है ये तो अभी नाबालिग है, तो इसका मामला जो है किशोर न्याय बोर्ड में चलाया जाएगा, और बाकी जो PQRS हैं इनको जो है अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं कि नहीं ये बताइए। अभी तो नहीं है, आगे देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में भीड़ द्वारा उपद्रव मचाकर लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा किया जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट के से संपर्क नहीं कर पाते और स्वविवेक से भीड़ को तितर-बितर करने हेतु बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है, आपको बताओ क्या करेंगे। अभी तक आप मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, आपने क्या किया है, पुलिस को भेजा और वहाँ पे जो है कह सकते हो भीड़ भाड़ जो थी वहाँ पे तितर-बितर करने के लिए आपने उस बल का प्रयोग कराया। लेकिन जिस प्रकार से बल का कार्रवाई चल रही थी तभी आपका जो है मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संपर्क करना साध्य होने के बाद उनसे संपर्क करके मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए, आप ये करेंगे। अगला देखते हैं, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों को अनदेखा कर केवल परिस्थिति पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए, या मजिस्ट्रेट से संपर्क करने से बचना चाहिए, या भीड़ पर आधिकारिक बल प्रयोग करने की स्थिति के लिए मजिस्ट्रेट की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। बताओ क्या करेंगे। अब देखो आपका संपर्क किससे हो गया, मजिस्ट्रेट से हो गया है, तो आप क्या करेंगे, उनके अनुदेशों का पालन करना आपको जो है कर्तव्य बनता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ना कि आप अपनी मनमानी करेंगे, ना उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा। भीड़ का साथ देते हुए आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। अगला, निष्पक्ष न्याय एवं सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से हर हाल में उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, चाहे भीड़ तितर-बितर ही क्यों ना करना पड़े। या जनता को न्याय करने देना चाहिए, या उस व्यक्ति को भीड़ से बचाकर उससे चोरी के सामान की बरामदी करके उसे जाने देना चाहिए। तो देखो, जनता को न्याय तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, फिर आप किस लिए वहाँ पे हैं, तो ये तो सीधे गलत हो गया। आपको अगला है कि भीड़ का साथ देते हुए आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। अब भैया भीड़ जो है वहाँ पे उत्तेजित है, वो तो चोर को मार डालेगी अगर जैसे वो कहेगा कि हाँ हमने ऐसा किया है, तो ये भी गलत हो गया। अगला, उस व्यक्ति को भीड़ से बचाकर उसका सामान चोरी कर ले लेना चाहिए चोरी वाला और उसको भगा देना चाहिए, तो आप ऐसा भी नहीं करेंगे। अब देखो बी वाला ऑप्शन आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा और यही सही होगा कि निष्पक्ष न्याय एवं सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ में उस व्यक्ति को हराल से उसको बाहर निकालना है, और चाहे फिर आपको भीड़ तितर-बितर ही ना करनी पड़े। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुछ प्रश्न कठिन नहीं होते, आपको बस लॉजिक से चलना है। अगला है, भारत में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस कानून के संदर्भ में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप बिना क्षेत्राधिकार के एफआईआर दर्ज कर लेंगे। गंभीर प्रकृति के अपराधों में फॉरेंसिक जांच के बिना आरोप पत्र दाखिल नहीं करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर पेश करेंगे। बताइए आप क्या करेंगे। तो बिना क्षेत्राधिकार के एफआईआर दर्ज कर लेंगे, क्योंकि जो अभी नया आपराधिक कानून आया है उसके हिसाब से देखते हैं। और गंभीर प्रकृति के अपराधों में फॉरेंसिक लैब जो होती है जांच, उसके आरोप पत्र को दाखिल नहीं करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर पेश करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाना 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि 17 वर्ष की आयु का कोई किशोर हत्या, डकैती या बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करता है तो उसे पुलिस द्वारा भेजा जा सकता है संप्रेषण गृह में, बाल सुधार गृह में, जेल में, या प्लेस ऑफ सेफ्टी में। कहाँ आप भेजेंगे उसको। तो देखो अभी 17 वर्ष का है, किशोर है और अभी कह सकते हो नाबालिग है, तो उसे आप सबसे पहले कहाँ भेजेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की
विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, आप क्या करेंगे? आप अपने क्षेत्र में सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देंगे, ऐसा करेंगे आप? या अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए? या अपने क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने की सिफारिश करनी चाहिए? या सभी दलों के प्रत्याशी को घर में नज़रबंद कर देना चाहिए? देखो, चुनाव हो रहा है तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से चुनाव करवाएं। तो उसमें तो आप जो है जितने भी दल हैं उनके प्रत्याशियों को नज़रबंद तो नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। क्या आप चुनाव रद्द करा देंगे? नहीं, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार होता है और छोटी सी गलती के लिए या हिंसक रूप के लिए आप चुनाव वहाँ का रद्द करा देंगे, तो ऐसी भी सिफारिश आप नहीं करेंगे। साथ ही साथ गतिविधियों, जितनी राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उन पर रोक लगा देंगे, तो ऐसा भी नहीं आप करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि हिंसा है, तो ऐसे में कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आज्ञा प्राप्त करके जो सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए कि थोड़ी पुलिस और बुला ली जाए, जिससे कि शांतिपूर्वक जो है वहाँ पे चुनाव हो सके, ना कि चुनाव ही रद्द कर दें। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिकता सर्वाधिक कम रहेगी? आपके ऑप्शन हैं कर्तव्य परायणता या कानून के प्रति सम्मान, जनहित की भावना, व्यक्तिगत आकांक्षा। फिर एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूं कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे सर्वाधिक? बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत आकांक्षा। इसकी जो है प्रासंगिकता सबसे कम रहेगी, ये आपको समझना है। क्योंकि इसको थोड़ा और हम समझा देते हैं, कहना क्या है जाता है प्रश्न। देखो, आपको जो आपका कार्य दिया गया है तो आपको उस पर हमेशा जो है कर्तव्य परायण रहना है, साथ ही साथ कानून के प्रति सम्मान आपका बना रहना चाहिए, और कोई भी आप निर्णय लें तो वो जनहित की भावना को देखते हुए लेना चाहिए कि जन के हित में वो कार्य होना चाहिए, ना कि खुद की जो है आकांक्षा या व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो वही पूछा गया किसकी प्रासंगिकता सर्वाधिक कम रहेगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत आकांक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि आप पुलिस विभाग में एक उच्च अधिकारी के पद पर तैनात हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। का आपका स्थानांतरण एक ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहां खालिस्तानी उग्रवादियों का एक समूह लंबे समय तक सक्रिय है, जो इससे पूर्व 11 वर्ष से अधिक पुलिस कर्मियों की हत्या कर चुके हैं। 11 से अधिक, 11 वर्ष मैंने पढ़ दिया था। जो इससे पूर्व 11 से अधिक पुलिस कर्मियों की हत्या कर चुके हैं। आपके साथी अधिकारी सुरक्षा कारणों से क्षेत्र में अकेले ही बिना परिवार के आपको जाकर चार्ज लेने के लिए कहते हैं। ऐसे क्षेत्र में आप अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए चार्ज ग्रहण करने जाएंगे तो क्या करेंगे आप? इसमें बताया जा रहा है, प्रश्न पहले आप समझ लें कि आप जो एक उच्च पद पर तैनात हैं, अधिकारी हैं, और आपका ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है जहाँ पे खालिस्तानी उग्रवादी लोग हैं और वो लंबे समय से वहाँ पर समूह बनाकर रह रहे हैं, और वहाँ पे लगभग 11 पुलिसकर्मियों की हत्या भी कर चुके हैं, और आपको वहाँ पे भेजा जाता है, और वो भी कहा जाता है कि अकेले ही बिना परिवार के आपको वहाँ जाना है और चार्ज लेना है। आप अब चार्ज लेने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, वही पूछा गया है यहाँ पे। तो आपसे आपके ऑप्शन हैं, पहले स्वयं अकेले जाकर ज्वाइन करेंगे, बाद में परिवार को ले जाने के बारे में सोचेंगे, या अकेले ही उस क्षेत्र की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर अगले स्थानांतरण तक अकेले ही रहेंगे, या परिवार को साथ लेकर जाएंगे और साथ ही रहकर अपनी पारिवारिक और विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, या पहले परिवार की सुरक्षा मानकों से उस योग्य बनाएंगे कि साथ ले जाएंगे। बताइए आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब है पहले परिवार को सुरक्षा मानकों से उस योग्य बनाएंगे, फिर साथ ले जाएंगे। आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे इस तरीके से सुरक्षा करेंगे कि वहाँ पे हर चीज़ सिचुएशन कंट्रोल रहे, फिर आप जो है अपने परिवार को ले जाएंगे। ये सबसे अच्छा आइडिया रहेगा। अगला प्रश्न है,
आपको नक्सल विरोधी अभियान के प्राथमिक चरण में स्वयं की गंभीर एवं असाध्य बीमारी का पता चलता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? चिकित्सीय अवकाश लेने की कोशिश करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेंगे, या ऑपरेशन जारी रखते हुए आवश्यक चिकित्सीय प्रिकॉशन को लेने की कोशिश करेंगे, या अपने अधीनस्थ को मिशन की जिम्मेदारी सौंपकर चिकित्सीय लाभ लेंगे। इसमें आप फंस जाएंगे कि आप क्या करेंगे। बताइए क्या करेंगे आप? क्या आप चिकित्सीय अवकाश लेने की कोशिश करेंगे? शायद तो आप करेंगे, लेकिन ये जवाब जो है इस गलत हो जाएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क परामर्श लेंगे, नहीं, ये भी गलत। ऑपरेशन जारी रखते हुए आवश्यक चिकित्सीय प्रिकॉशन लेने की कोशिश करेंगे, या अपने अधीनस्थ को मिशन की जिम्मेदारी सौंपकर चिकित्सीय लाभ लेंगे। देखो, अगर आप बीमार भी रहेंगे तब भी वहाँ पे आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और नक्सल विरोधी अभियान है तो वहाँ पे आपको एक्टिव भी रहना है। तो आप क्या करें कि अपने अधीनस्थ को मिशन सौंप दें और आप जो है चिकित्सीय लाभ लेने पहुँच जाएँ। आप फिर जब सही हो जाएँ तो पुनः लौट आइए। तो इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ना कि सी। अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपको पता चलता है कि कुछ धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को रोका जा रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कुछ संस्थाओं के प्रमुख की सहायता से इस मामले को निपटाएंगे, अवकाश में जाकर इस विपरीत स्थिति से बचने का प्रयास करेंगे, या अदालती आदेशों के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करवाएंगे, या मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कोई निर्णय ना लें, तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा कुछ संस्थाओं के प्रमुख की सहायता से इस मामले को निपटाएंगे। अगर आप किसी की दूसरे की सहायता लेंगे संस्था की, तो फिर आपको क्यों वहाँ पे जो है नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब दो में से आप देखते हैं क्या लगाएंगे। दिया गया है कि अवकाश में जाकर इस विपरीत स्थिति से बचने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपको नौकरी क्यों दी गई है? तो ये भी गलत हो गया। तो फिर क्या इसका सही हो जाएगा कि अदालती आदेशों के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे। आप जो है वहाँ पे जाइए और अदालत में इसको अपनी बात रखिए कि वहाँ पे महिलाओं को धार्मिक स्थानों पर प्रवेश वर्जित किया गया है, वहाँ पे लोग जाने नहीं देता है। तो अदालत खुद आदेश देगी और उसी के आधार पे आप वहाँ पे उनका प्रवेश सुनिश्चित करवाएंगे। अगला प्रश्न है, आप पुलिस विभाग में प्रहरी के पद पर तैनात हैं, तभी आपको सूचना मिलती है कि आपके बच्चे की छत से गिरकर मृत्यु हो गई है। इसी समय आपके पास विभागीय दूरसंचार वायरलेस पर खबर आती है कि 500 मीटर दूरी पर किसी व्यक्ति ने दूसरे अकेले बच्चे को चाकू के वार से घायल कर दिया है। इस स्थिति में आपकी कार्य प्रक्रिया क्या होगी? अब बताइए कि आप इसको प्रश्न मैं समझा देता हूँ। कहा गया कि आप जो है एक प्रहरी के रूप में तैनात हैं, आपको सूचना मिलती है कि आपकी बच्चे की छत से गिरकर मृत्यु हो गई है, और फिर अभी थोड़ी ही देर बाद जो है वायरलेस से खबर आपको पता चलती है कि आपसे सिर्फ 500 मीटर दूरी पर कोई बच्चा है और उसको एक व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। और ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन दिए हैं। देखो, प्रश्न पढ़ना उसके बाद सोचने मत लग जाना कि हमें क्या करना है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ड्यूटी पर आने वाले दूसरे पुलिसकर्मी को इस स्थिति को बताकर अपने परिवार से जुड़ेंगे, पहले घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाएंगे, दूर संचार सूचना को किसी को न बताकर पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, या उच्च अधिकारियों को पारिवारिक सूचना देकर वहां से कोई दूसरा समायोजन करने के लिए कहेंगे। बताइए आप क्या करेंगे? बहुत ही गंभीर स्थिति है। एक तरफ आपका बच्चा है और एक तरफ आपकी जो नौकरी जिस लिए लगी है वो आपकी ड्यूटी। बताइए अभिनव जी, क्या कहते हैं आप? तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? आप पहले उस घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाइए। क्योंकि ये देखो, आपका जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन एक बच्चा जो घायल है उसकी तो अभी जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि किसी प्रकार से हमें बच्चे की जान बचाना है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ना कि आप जो है पहले अपने परिवार जाएं या चुपचाप जो है किसी को बताएं ना और सीधे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निर्वहन करने पहुंच जाएं, या कहते हैं कि मेरी जगह पे किसी और को लगा दीजिए, मैं घर जाऊंगा, ये भी नहीं करने। आप पहले जाइए और बच्चे को अस्पताल पहुंचा दीजिए, उसके बाद में फिर आप पारिवारिक स्थिति को देखिएगा।
अगला देखते हैं। अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिकता सर्वाधिक कम रहेगी। ये तो प्रश्न रिपीट हो गया है। इसका सही जो जवाब है मैंने बताया था, व्यक्तिगत आकांक्षा इसका सही जवाब होगा।